हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं 35 एमसीक्यूज का एक और सेशन। और ये जो सेशन है, जो मंजिल भारत की टीम ने मॉक टेस्ट 4 डिजाइन किया था, वहां से मैंने लिया हुआ है। और इस सेशन में हम जनरल नॉलेज इंडिया एंड जनरल नॉलेज जेएंडके डिस्कस करेंगे। 35 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन इंडियन जीके से एंड 10 क्वेश्चंस जेएंडके जीके से डिस्कस करेंगे। और आपका एग्जाम नजदीक है, 1 या 2 दिन बस रह गए हैं एग्जाम में। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अच्छे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाओ। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। बस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो और अपना बेस्ट दो एग्जाम में। तो जल्दी से ये सेशन को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे आपका टाइम बचाने की, और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। ये आपका रूटीन रहना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। इंडियन नेशनल फ्लैग में ग्रीन कलर क्या दिखाता है? आप सबको पता है इंडियन नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स है ना। आपका टॉप में सैफ्रॉन रहता है और बीच में आपका व्हाइट और नीचे आपका डार्क ग्रीन होता है। आपसे पूछ रहा है डार्क ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। वेलोर दिखाता है, सेक्रीफाइस दिखाता है, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी दिखाता है, या ट्रुथ दिखाता है। आंसर करो, ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई करता है नेशनल फ्लैग में हमारे। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी। जो हमारे नेशनल फ्लैग में ग्रीन कलर है, वो हमें क्या बताता है? हमारा रिश्ता हमारी जमीन से, सॉइल से एंड प्रोस्पेरिटी। याद रखना ये चीज। और इसी तरीके से जो आपका सैफ्रॉन कलर है वो क्या बताता है? कोरेज। तो ये भी याद रख लेना, सैफ्रॉन कलर क्या बताता है? कोरेज। और व्हाइट कलर क्या दिखाता है? ट्रूथ एंड प्यूरिटी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इवन डायमेंशंस पे क्वेश्चन आता है, तो हमारे नेशनल फ्लैग का जो डायमेंशन का रेशो है ना, वो 2:3 है। ठीक है, विड्थ और लेंथ का रेशो, तो ये भी याद रख लेना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री सेक्शन से, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है तब बंगाल का नवाब कौन था जब बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो आंसर करो, ए बी सी या डी। बैटल ऑफ प्लासी, ये समझ लो एक ऐसी जंग जिसमें एंट्री होती है ब्रिटिश की इंडिया में। एक्चुअल में समझ लो जो एस्टैब्लिश हुआ ना ब्रिटिश रूल, इसी जंग से हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी। और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम आपके बंगाल के गवर्नर या नवाब जो हम बोले, सिराजुद्दौला थे। और वहां से ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और धोखे से हराया गया सिराजुद्दौला को। और आप समझ लो कि अंग्रेजों का जो एक्चुअल जो बुनियाद है उनके रूल की, इस बैटल से आती है, बैटल ऑफ प्लासी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जेकेएसएसबी पूछता है, हु कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप सबने सुना है। तो ये किसने लिखा है? इस सॉन्ग के राइटर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। आंसर करो। तो लास्ट में मुझे बताना कितने आपने करेक्ट मार्क किए। वो तो चलो हम हर सेशन में करते हैं, आप सबको पता भी है। तो आंसर करो इस क्वेश्चन का। और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। तो ये आप याद रखना, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल अपने टाइम के बहुत ही फेमस पोइट, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर। तो उन्होंने ही लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम चलते हैं आगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राउलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के हिसाब से आपके सिलेबस में डेट्स है हिस्ट्री में, तो बताओ राउलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला जाता था, ये आप याद रखोगे। ब्लैक एक्ट, काला कानून बोलते थे, काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन लॉ। इवन गांधी जी ने बोला था कि ये काला कानून है, ये गांधी जी की टर्म है, ठीक है, कि कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, सीधे अरेस्ट किया जाएगा। ये राउलेट एक्ट था, तो किसी को भी कहीं से भी उठा के अरेस्ट कर लो, ये एक्ट था राउलेट एक्ट। कब आया था आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी या डी। आई होप आपने आंसर कर भी लिया, मैं बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 1919 में राउलेट एक्ट आया था, और इसी एक्ट में बड़े सारे फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें आपके अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे, तो जिनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद ही आपका जलियांवाला बाग मसक्कर जो हुआ वो उसके बाद होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 1919 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, जब कौन सा एक्ट आया था, राउलेट एक्ट, और 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग मसक्कर भी होता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शंस which of the following events detected in last decade is associated with occasional weak monsoon rains in the Indian subcontinent। आपसे सिंपली पूछ रहा है, इंडिया के हिसाब से कौन सा रीजन है कि इंडिया में मूनसून वीक पड़ जाता है। कौन सा रीजन है कि इंडिया में मूनसून वीक पड़ जाता है, किस इवेंट की वजह से। ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी या डी। क्या लानीना है, क्या जेट स्ट्रीम की मूवमेंट की वजह से, क्या एलनीनो की वजह से, और एलनीनो के साथ साउदर्न ऑसिलेशंस भी है, इसको हम एनसो बोलते हैं साथ में, और लास्ट आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आंसर करो, क्यों मूनसून वीक पड़ जाता है इंडिया में, किस इवेंट से, और ये इवेंट शॉर्ट टर्म होता है, बताओ आंसर करो। और मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस। अब ये ज्योग्राफी का एक फिनोमिनन है, और इसकी वजह से आपके इंडिया में मूनसून वीक पड़ जाते हैं, इंडिया में बारिशें कम होती है, और इसका उल्टा होता है लानीना, जिसकी वजह से इंडिया में मूनसून स्ट्रांग होते हैं। अब देखो, इस पे इस टाइम ज्यादा डिस्कशन हमारा बनता नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो बस अपने क्वेश्चंस को मार्क करते जाओ, जहां पे आपको डाउट लगता है उस कंसेप्ट को फिर से एक बार नजर मार लो, और फिर से एमसीक्यू प्रैक्टिस पे लग जाओ। अभी आपका ये टाइम है, और 1-2 दिन में आपका एग्जाम है, अपना बेस्ट दो, और बेफिक्र होकर एग्जाम करो, आप सब अच्छा करोगे, अपना बेस्ट दो। बाकी कट ऑफ क्या होगा, किसकी सिलेक्शन होने वाली है, वो तो अलग चीज है। बड़े सारे बच्चे अभी से कट ऑफ में लगे हुए हैं, मुझे कितने मैसेज आते हैं, सर कट ऑफ क्या होगा, सर कट ऑफ क्या होगा। अभी कट ऑफ का करना क्या है, अभी आप पेपर तो कंप्लीट करो। कट ऑफ देने के लिए 1000 चैनल्स है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स आपको कट ऑफ दे देंगे। अभी बस प्रैक्टिस करते जाओ और अपना बेस्ट दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशन, जिसकी वजह से आपका मूनसून वीक पड़ता है। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच मंथ इज द राबी क्रॉप सोन। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका राबी क्रॉप से है। राबी क्रॉप को कब सो किया जाता है, और बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, और मैंने बोला था ROM याद रखो, अक्टूबर, मार्च, आर मतलब राबी, मतलब अक्टूबर में सो किया जाता है, मार्च में हार्वेस्ट किया जाता है, बस याद रखो ऐसे। और इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे हो जाएगा अक्टूबर एंड दिसंबर। बात खत्म, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सबने करेक्ट मार्क किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय, सन में जो एनर्जी बनती है, आपके सूरज में जो एनर्जी बनती है, किस प्रोसेस से बनती है। यहां पे 4 ऑप्शंस है, आप बताओ सन में जो एनर्जी बनती है कौन सा प्रोसेस होता है, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन है, क्या फिशन है, केमिकल कंबशन है, या ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर करो। सन में जो एनर्जी बनती है, आई होप
सबको पता है, ये बहुत ही बेसिक है, बेसिक लेवल पे कराया जाता है ये क्वेश्चन, और मैं आंसर बता ही देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। आपके सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है इस टाइम जानने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आप ये क्वेश्चन सही मार्क कर रहे हो तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा है। तो हम चलते हैं आगे, और ये आपके एवरीडे साइंस में क्वेश्चन आ सकता है। आपको फ्यूजन भी पता होना चाहिए, फिशन भी पता होना चाहिए। आपके एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह में फिशन रिएक्शन होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मेलानोमा स्किन कैंसर इज एसोसिएटेड विद। मेलानोमा एक स्किन की कंडीशन है, आपके स्किन का कैंसर होता है मेलानोमा। तो ये बोला जाता है ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, किस चीज की वजह से होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी, आंसर करो। क्या ओजोन एक्यूमुलेशन से, क्या ओजोन डिप्लीशन से, एसिड रेन से, या एलर्जिन से? किसकी वजह से मेलानोमा होता है, आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, आपका ओजोन डिप्लीशन की वजह से मेलानोमा होता है स्किन कैंसर। और ओजोन आप सबको पता है, ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, आपके एटमॉस्फेयर का एक लेयर है जिसमें ओजोन की परत है। और ये जो ओजोन है ना, ये सूरज से आने वाली जो भी यूवी रेज है उनको रोकता है ना, हार्मफुल यूवी रेज को। क्योंकि ये जो यूवी रेज है अगर ये पास हो गई तो ये आपके स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करती है, जिसमें एक प्रॉब्लम स्किन का कैंसर है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, मेलानोमा। और वही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सबने करेक्ट मार्क किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओजोन डिप्लीशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजन ऑफ माल न्यूट्रिशन। चार ऑप्शन है आपके सामने, आपने बताना है कौन सा रीजन है, या कौन, एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं माल न्यूट्रिशन के। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी, इसमें बच्चा पूरे का पूरा कमजोर होता है, बिल्कुल हड्डियां दिखती है। तो बोलता है क्या रीजन हो सकते हैं माल न्यूट्रिशन के, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है। आपका ऑप्शन है लिमिटेड एक्सेस टू एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी कम है, या हेल्थ केयर फैसिलिटी में एक्सेस नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब आप फार फ्लंग एरिया में रहते हो तो आप, हॉस्पिटल बड़ा दूर है तो हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलती। लिमिटेड एक्सेस टू फूड, खाना पीना जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, खाने पीने की कमी है। जियोग्राफिकल सेग्रीगेशन एंड पुअर एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट्स ड्यू टू लैक ऑफ रोड्स, आप बहुत पहाड़ी इलाके में रहते हो तो रोड्स बहुत दूर है, ठीक है, तो आपको हर किसी चीज को वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, या ऑल ऑफ दीज, या सारे के सारे ये रीजन है। और जो हमने पढ़ा, आई होप आप सबने करेक्ट मार्क भी कर लिया, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ये सारे ही रीजन है कि एडुकेट फैसिलिटी नहीं है हेल्थ केयर की, है ना, या खाने की कमी है, या आप बहुत ज्यादा दूर रहते हो, पहाड़ पे रहते हो, तो जो भी फैसिलिटीज है वो बहुत देर से पहुंचती है, या आप फैसिलिटीज के पास देर से पहुंचते हो। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका एवरीडे साइंस से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा वाइटामिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। और ये चीज मैंने बहुत बार डिस्कस की हुई है, कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और ये मैंने आपको बताया भी है। आंख बंद करके मार्क करो, विटामिन के। विटामिन के का रोल होता है आपकी ब्लड क्लॉटिंग में। आपको कट लग जाए, वहां से ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग में कुछ टाइम के बाद क्लॉट बन जाता है। ये जो क्लॉट बनता है विटामिन के की वजह से। तो ये आप सीधे याद रखोगे, जहां भी ब्लड दिखे, क्लॉट दिखे, विटामिन के मार्क कर लो, बात खत्म। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका फेमस प्लेसेस से है, महाबोधि टेम्पल इज लोकेटेड एट। महाबोधि टेम्पल कहां पे लोकेटेड है, क्या बोध गया में है, आगरा में है, तमिलनाडु में है, या न्यू दिल्ली में, आंसर करो। महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे लॉर्ड बुद्धा को निर्वाणा मिला था, एनलाइटमेंट मिला था। तो आंसर करो कहां पे है महाबोधि टेम्पल। और बहुत ही एक्सपेक्टेड आंसर है इसका, आई होप आपने मार्क कर लिया। इसका आंसर है बोध गया, बोध गया में आपका महाबोधि टेम्पल। तो चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएन से, द चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स। आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपके यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का एक चीफ ऑर्गन है,
और ये बोलता है इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है मेंबर्स के बीच में, तो कितने टाइम में रोटेट होती है। इसके आपके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ये जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। तो जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है इन मेंबर्स के बीच में, तो कितने टाइम में रोटेट करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। 6 महीने, 3 महीने, साल या 1 महीना। आंसर करो। और मैं बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है एवरी मंथ, ये हर महीने रोटेट करती है। तो हम चलते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। आपका फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। पहली इंडियन जो प्रेसिडेंट बनती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। ऑप्शंस आपके सामने, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। विजयलक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी, नटवर सिंह, कृष्णा मेनन। आंसर करो। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित। ये आपकी पहली इंडियन है जो प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका सार्क से क्वेश्चन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन आपके सिलेबस में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है। ऑप्शंस आपके सामने। आंसर करो। ए, बी, सी या डी। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं ताकि आपका सेशन जल्दी कंप्लीट हो और आप लग जाओ अपने काम में, और एक सेशन देखो और बस सेशंस देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। चाहे बुक से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो, किसी वेबसाइट से करो, बस करते जाओ। तो आई होप आपने आंसर कर लिया। और मैं बता ही देता हूं, सार्क का हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल में है। तो बस ये याद रखो इतना। तो चलते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज फर्स्ट आसियान समिट हेल्ड। आसियान आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो बोलता है पहली समिट कहां हुई है आसियान की। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। पहली समिट जो हुई आसियान की कहां पे हुई, और आपको पता होना चाहिए पहली कहां पे हुई, लेटेस्ट समिट कहां पे हुई। और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है बाली। बाली में हुई थी पहली समिट आसियान की। और अगर मैं आपसे पूछूं बाली कहां पे है, तो ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताओ बाली कहां पे है, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन इंडिया। अब देखो, फर्स्ट इन इंडिया के हिसाब से क्वेश्चन है, पहली कॉटन मिल कहां पे सेटअप हुई इंडिया में। अहमदाबाद, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास। आंसर करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहली कॉटन मिल कहां पे सेटअप हुई। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है बॉम्बे। बॉम्बे में आपकी पहली कॉटन मिल सेटअप हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलपीजी स्टैंड्स फॉर। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। अब ये एलपीजी रिफॉर्म से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आ जाता है, आपको पता रहना चाहिए एलपीजी है क्या। आपके मनमोहन सिंह जी की देन है ये, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स। मनमोहन सिंह जी आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर रहने से पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1990s के टाइम पे। तो एलपीजी रिफॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या है। आंसर करो, ए, बी, सी या डी। तो मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आपका ऑप्शन 1 ही आंसर हो जाता है, या ऑप्शन ए ही आंसर हो जाता है। तो ये आप याद रखोगे। तो अब एलपीजी रिफॉर्म्स में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो किसकी देन है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड आर्टिकल 21A making free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14 a fundamental right। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को लाया गया, जिसकी वजह से जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया
एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को। तो ये चीजें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कौन सी अमेंडमेंट थी वो, ए, बी, सी या डी। अमेंडमेंट होता है कोई भी चेंज जो हमारे संविधान में लाई जा रही है, ठीक है, अमेंडमेंट से ही होता है। तो आंसर करो कौन सी अमेंडमेंट थी जिससे आर्टिकल 21A आया। आर्टिकल 21A, कंपल्सरी एजुकेशन, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। और मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट से आया था आपका आर्टिकल 21A। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से पॉलिटी से ही है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत्स। आपके संविधान का कौन सा पार्ट है जो पंचायत के साथ डील करता है। और मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, जो हमारी पॉलिटी है जिसमें आप भारत का संविधान पढ़ते हो, तो हमने पढ़ा था कि जो भारत का संविधान है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और आपसे पूछ रहा है पंचायत किस पार्ट में आ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। क्या पार्ट 9 है, क्या पार्ट 10 है, क्या पार्ट 11 है, क्या पार्ट 12 है। ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12। तो मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 9। पार्ट 9 में आपके पंचायत आते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें आप मैनिमोनिक बना सकते हो पार्ट्स का, तो आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से है। हु इज द ओनली इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जिनको सिलेक्ट किया गया फॉर 2024 IACP 40 अंडर 40 अवार्ड। कौन सी आईपीएस ऑफिसर है जिनको सिलेक्ट किया गया है 2024 IACP 40 अंडर 40 अवार्ड के लिए। IACP आपका होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। तो किनको ये अवार्ड दिया गया, अंडर 40 अवार्ड, आईपीएस ऑफिसर है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। रहाब अलाना, विकास लखेरा, सुनीता गुप्ता या प्रीतपाल कौर। आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता ही देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रीतपाल कौर। ये आप याद रखोगे, ये आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, जिनको क्या मिला है 2024 IACP अंडर 40 अवार्ड। ये याद रख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से ही है। हु बिकेम द सेकेंड वुमेन फ्रॉम इंडिया एंड द 10th इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स हॉल ऑफ फेम इन अक्टूबर 2024। कौन सी इंडिया की सेकेंड वुमेन बनी और 10th इंडियन बनी जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया 2024 में, अक्टूबर में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो। ए, बी, सी या डी। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया और सेकेंड वुमेन और 10th इंडियन। ऑप्शंस आपके सामने, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। डियाना फ्रैम, मिथाली राज, शांता रंगासामी या नीतू लॉरेंस डेविड। आंसर करो। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है नीतू लॉरेंस डेविड। नीतू लॉरेंस डेविड को इंडक्ट किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 में और ये सेकेंड इंडियन वुमेन और 10th इंडियन है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन लोकसभा। फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला इंडियन स्पीकर लोकसभा का। आपको पता है हाउसेस है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है ना। लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल। पहले स्पीकर कौन थे, ए, बी, सी या डी। बताओ, आंसर करो। और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जीवी मौलनकर। और ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, ये हमारे पहले स्पीकर है। तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट इन वर्ल्ड से। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस का पहला सेक्रेटरी जनरल
कौन था? ऑप्शंस आपके सामने, ए बी सी या डी, आंसर करो। क्या नरेंद्र मोदी जी थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, त्रिगवेली या कोफी अन्नान? अब ये तो पता है हमें, ये नहीं है, ठीक है, आंसर करो। बी सी डी में क्या आंसर होगा? पहले सेक्रेटरी जनरल यूएन के, और आई होप कि आप सबको पता भी होगा ये, तो मैं आंसर बता ही देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है त्रिगवेली, ठीक है। तो त्रिगवेली आप याद रखोगे, पहले सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका सपोर्ट से क्वेश्चन है। पंकज अडवाणी was seen in the news is associated with which support? पंकज अडवाणी जी किस सपोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, कौन सी गेम ये खेलते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, टेबल टेनिस, स्क्वाश, बिलियर्ड्स या एथलेटिक्स। पंकज अडवाणी किसके साथ एसोसिएटेड है, आंसर करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बहुत बार बनता है पंकज अडवाणी पे। मैं आंसर बता देता हूं, ये बिलियर्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, तो ये चीज आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका कैपिटल और करेंसीज से क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? देखो अब ये करंट में भी है, इसकी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इनकी कैपिटल रिसेंटली रिनेम हुई है ना। तो पहले पोर्ट ब्लेयर बोला जाता था। तो अब आंसर करो, कौन सी है कैपिटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की? ए बी सी या डी, आंसर करो। कावारती, श्री विजयपुरम, श्रीहरिकोटा, शहीद एंड स्वराज, आंसर करो। और मैं बता ही देता हूं, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, श्री विजयपुरम आपकी कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, और पहले पोर्ट ब्लेयर बोलते थे। तो आगे चलते हैं, ये यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन डिस्कस हमने कर लिए जी के इंडिया के, और अब 10 क्वेश्चन जी के जेएंडके के डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच लेक ड्रेन्स इनटू द लिदर रिवर विच इज फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम? अब देखो, लिदर नदी आपके पहलगाम से आती है और झेलम की ट्रिब्यूटरी है। तो ये बोलता है कौन सा लेक है जो इस नदी में ड्रेन होता है? किशनसर है, विशनसर है, तारसर है या गंगबल, आंसर करो। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, और मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका तारसर लेक। जो तारसर लेक है, ये आपका ड्रेन होता है लिदर रिवर में, ठीक है, जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वाज अ लेक कॉल्ड? देखो, नीलमत पुराना बहुत ही एक एंशिएंट टेक्स्ट है कश्मीर हिस्ट्री का, जिसमें बोला जाता है कि सबसे पहले जो कश्मीर था एक बहुत बड़ा लेक था, और बाद में उस लेक को ड्रेन करके कश्मीर बनता है। उस लेक का नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, ए बी सी या डी, आंसर करो। या डल लेक था, वुलर था, सतीसर था या सतसर था? आई होप आपने आंसर कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर है सतीसर। इसमें ज्यादा क्या डिस्कस करना। तो चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, JKTDC was established in जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी, आंसर करो। JKTDC टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और आई होप आपने आंसर कर लिया। मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है 13 Feb 1970। याद रख लो इस चीज को, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर सीजन ए कोल्ड विंड डिसेंड्स फ्रॉम शिवालिक्स इन नाइट इन जम्मू सिटी, इट इज लोकली नोन एज। देखो, गर्मियों में आपको पता है जम्मू सिटी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मियों में एक गर्म हवा होती है जिसको आप लू बोलते हो। तो एक कभी क्या होता है ना, बीच में रात को आप देखते हो एक ठंडी सी ब्रीज छू के चली जाती है, जम्मू वालों को ये चीज पता होगा। तो वो जो ठंडी सी ब्रीज छू के जाती है ना गर्मियों में, उसको क्या बोलते हैं? ए बी सी या डी, आंसर करो। मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है दादू। दादू एक कोल्ड विंड है जो शिवालिक्स के पहाड़ों से आती है, और गर्मियों में आपको ठंड का एहसास दिलाती है। बहुत ठंडी हवा होती है और अच्छा फील होता है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी से सब बेहाल होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज? सबसे पहला टेक्स्ट कश्मीर हिस्ट्री का कौन सा है? ए बी सी या डी, आंसर करो। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट,
राजतरंगिनी, नीलमत पुराण, जफरनामा, तारीख कश्मीर। आंसर करो। और बहुत आसान है, मैं बता ही देता हूं, नीलमत पुराना आपका सबसे एंशिएंट टेक्स्ट है कश्मीर हिस्ट्री का। तो चलते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिम्बर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में बैट्स बनते हैं, क्रिकेट के बैट्स बनते हैं, तो वो किस प्लांट से बनते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। देवदार, चिनार, विल्लो, पाइन। आपके क्रिकेट बैट्स बनते हैं इससे। मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है विल्लो। विल्लो प्लांट से आपके क्रिकेट बैट्स बनते हैं। तो हम आगे चलते हैं। When was the Treaty of अमृतसर signed between गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश। बहुत ही एक हिस्टोरिक ट्रीटी, आपको पता है जब सिक्स ने अंग्रेजों के साथ लड़के जब लड़ाई हारी, तो गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिश से कश्मीर को खरीदा 75 लाख नानकशाही रुपीस में। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं। तो ये कब हुई थी आपसे पूछ रहा है। तो आंसर करो, ए, बी, सी या डी। कब हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में। आई होप आपने आंसर कर लिया, बहुत आसान है। तो मैं बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। और एक ट्रीटी 9 मार्च को हुई थी, जिसको आप ट्रीटी ऑफ लाहौर बोलते हो। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड एज द सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग। 4 ऑप्शन है, आपने बताना है सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग कौन सी है। चक्री, वनमुन, लड़ीशा, हंसी। सबको पता ही होगा, आंसर बता ही देता हूं, लड़ीशा। लड़ीशा आपका सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग होता है, और इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिवर तावी। तावी आपके जम्मू की नदी, तो इसका सोर्स कौन सा है। बारालच्छा, द्रास, कैलाश कुंड या चंद्रभागा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपने आंसर कर लिया। मैं आंसर बता देता हूं, कैलाश कुंड। कैलाश कुंड ग्लेशियर इसका सोर्स है तावी का। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 12 सिख मिसाइल्स विच मिसाइल स्टार्टेड इट्स अटैक ऑन जम्मू रीजन। देखो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कश्मीर में एक टाइम पे अफगान्स का रूल था, और उसके बाद सिख्स आए, और सिख्स जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह आए, और उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। और उनके राजा थे महाराजा रंजीत सिंह जी, जिनको आप शेर पंजाब भी बोलते हो। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनका मिसल क्या था, ये किस सिख ग्रुप से थे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। और रंजीत सिंह जी ने ही जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर लाया था, और ये किस सिख मिसल से थे। आंसर करो, ए, बी, सी या डी। और मैं बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्र चकिया। शुक्र चकिया मिसल से थे आपके रंजीत सिंह जी, और ये अपने अंडर लाते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। और आपको पता है 6 के बाद ही डोगरा रूल स्टार्ट हुआ फिर बाद में। तो यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट होता है, और हमने अच्छे खासे एमसीक्यूज डिस्कस किए। बस पढ़ते रहो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जितने हो सकते हैं उतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। और आपका एग्जाम 1-2 दिन में है, अपना बेस्ट दो, कट ऑफ जाने दो, सारी चीजें जाने दो। अभी बस आपका फोकस होना चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस और अपने एग्जाम पे। अभी आपको कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं, बस सेशंस करो, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे बुक से करो, चाहे किसी वेबसाइट से करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाओ। और आपने जो पढ़ा उस पर भरोसा रखो, आपने बेस्ट किया है और आपको बेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं अभी के लिए, और मिलेंगे आगे। और एक सेशन में कोशिश करूंगा सेशंस लाऊं, लेकिन आपका एग्जाम नजदीक है, बस पढ़ते जाओ। आपको अब किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, बस अपने टारगेट पे फोकस रखो। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।